हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हमारी क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गोवा की लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको पराजित करके गोवा को जीत लिया था। तो गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क माना जाता है, इसको वहाँ का गवर्नर भी माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 ईस्वी में। और दक्षिण एशिया में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसके उत्तरवर्ती भाग में स्थित श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय देश है। हमारे भारत के नीचे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये पूरा हिंद महासागर का पोर्शन है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है। यहाँ पर जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि द्वीपीय देश है, चारों तरफ से इसके पानी है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है ये पुर्तगाली वायसराय था भारत में। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये रहा। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के ये आया था। सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीड़ा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्वक व्यापार करना। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति कहलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो भारत का पहला यूरोपीय किला जो है पुर्तगालियों ने बनाया था। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने प्रवेश किया और प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है इसकी स्थापना हुई थी 1503 ईस्वी में कोचीन में। और वहीं पर अगर बात करें कि जो सेकेंड फैक्ट्री थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो कन्नूर में हुई थी 1505 ईस्वी में। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में कालीकट में। वास्को डी गामा जो था ये प्रथम पुर्तगाली यात्री था। एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद, जिसकी सहायता से 1498 ईस्वी में ये कालीकट भारत में समुद्र के तट पर उतरा। कालीकट के उस समय के शासक थे जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के बाद सेकंड नंबर पर जो पुर्तगाली यात्री आया उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। वो 1500 ईस्वी में आया था, जस्ट 2 ईयर्स के बाद में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। बेदारा या फिर बिदर्रा का युद्ध जो है नवंबर 1759 ईस्वी में हुआ था। वो युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था बेदरा का युद्ध, और ये किस लिए हुआ था? जो संसाधन थे उनकी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। और इस युद्ध में जीता कौन था? तो डच की सेना ने इसमें विजय प्राप्त की थी। किस व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो मछलीपट्टनम में डचों ने अपने ठिकाने स्थापित किए थे। ये नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे। वर्ष 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना कर दी थी। आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया था? तो 1772 में ये समाप्त की गई थी बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा जो लागू किया गया द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। और लागू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था 1765 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसके बाद कंपनी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, और अवध के नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला, और साथ में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इनके साथ में 2 संधियाँ जो हैं संपन्न हुई थी। पहली संधि हुई थी जिसे कहते हैं प्रथम इलाहाबाद की संधि 1765 में, और इसके अकॉर्डिंग नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा जिला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया।
कंपनी को 50 लाख की क्षतिपूर्ति हुई। द्वितीय संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 1665 या 1665 ईस्वी में हुई थी मुगल सम्राट नवाब के साथ में। इसमें ये हुआ था कि कंपनी द्वारा बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा जिला मिला और इसके अलावा कंपनी को 26 लाख वार्षिक रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेज़ों ने कुशासन के बहाने पर अवध में कब्जा किया था। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम हुआ। इसमें कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको गद्दी से उतार दिया गया और साथ में अवध को प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लिया गया था। यांडाबू की संधि हुई थी 1826 में। इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो असम को हड़प लिया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट, जिन्होंने 1823 से 1828 का समय यहाँ पर बिताया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया जो कि 1824 से 1826 के बीच में हुआ और 1826 में यांडाबू की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। तो इसमें कौन सा क्षेत्र हड़पा गया था? तो असम को हड़पा गया था। इसी संधि के माध्यम से लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828 में, इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया और 26 में हुई थी यांडाबू की संधि। इसके द्वारा ये युद्ध समाप्त भी हो गया और इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके द्वारा जो असम का क्षेत्र है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का क्षेत्र, उसको पूरा हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है? तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन किया है लगभग 200 वर्षों तक। प्लासी की विजय हुई थी 1757 में तथा बक्सर की विजय हुई 1764 से। ब्रिटिश कंपनी जो है वो व्यापारी कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। मुख्य रूप से 1757 और 1947 के बीच का जो समय था वो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न देश डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद भारत के प्रशासन के प्रति जो ब्रिटिश संसद की जवाबदेही थी वो समाप्त हो गई और भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इन्होंने 1765 में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। शाह आलम द्वितीय जो है, इसका नाम अली गौहर था। इसने शासन किया है 1759 से 1806 तक। बंगाल युद्ध, शाह आलम द्वितीय जो था इसका नाम था अली गौहर और बक्सर युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य में अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इसमें शाह आलम ने अपने फरमान के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और बदले में कंपनी के सम्राट को 26 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति इसको किसने दी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई थी 1617 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किसके दरबार में भेजा था? तो इन्होंने जहांगीर के दरबार में भेजा था। मुगल बादशाह जहांगीर, जिनका शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक और इस कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि के प्रतिनिधि थे सर विलियम हॉकिंस। 1608 में इनको भारत भेजा गया। 1609 में ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। हॉकिंस जो थे वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आए थे, साथ में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं भी लेकर के आए थे। मुगल दरबार में व्यापारिक रियासत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाले प्रथम अंग्रेज थे ये। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर 400 का मनसब भी जहांगीर ने दिया और साथ में इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 में वो इंग्लैंड लौट गया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत शहर में थॉमस एल्वर्थ के अधीन जो व्यापारिक फैक्ट्री थी या जिसे कोठी कहते थे, इसको खोलने की मंजूरी दे दी थी। भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेजी जहाज़ था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने वाला जो चार्टर है वो इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया गया था 1600 ईस्वी में। लंदन के कुछ व्यापारी थे जिन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर एंड
कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम से एक कंपनी स्थापित की। और ये जो कंपनी थी इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया था। किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रिगुट के द्वारा। त्रिगुट में कौन कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इनके बीच में ये लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत हासिल की इसमें और त्रिगुट गठबंधन को हरा दिया था। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ये सौंपा गया था 1858 में। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया और भारत की जो सत्ता का नियंत्रण है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दी गई थी। इससे कंपनी का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया था। अब डायरेक्ट रूलिंग जो है कहाँ से होती थी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। डायरेक्ट ब्रिटिश जो गवर्नर थी वो इसको ओन करती थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय यानी कि ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा था। इस समय ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया जिनका घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया। इस प्रकार कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो ये भारत आया था 1665 ईस्वी में। फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस का निवासी था और वो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और साथ में इतिहासकार भी था। मुगल काल में अवसरों की तलाश में 1656 ईस्वी में वो भारत आया। फ्रांसवा बर्नियर जो है 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा था और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध उसने बनाए रखे थे। स्टार्टिंग में उसने मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उनके ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया है। पहला कर्नाटक युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। साथ में सभी कर्नाटक युद्धों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुआ और इसका परिणाम निकला एक्सला की चैपल संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, पौंडीचेरी की संधि हुई इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, पेरिस की संधि हुई थी इसमें। आप ईयर भी देख सकते हैं यहाँ पर 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध है 1749 से 54 के बीच में और 1756 से 63 के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध ऑर्गेनाइज हुआ। किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के जो अहमद शाह दुर्रानी हैं इनके बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मराठों की इसमें पराजय हुई थी और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हुआ था तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा जो थे उनके प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच में और इसमें मराठा प्रतिरोध के अंत और अधिकांश भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत को चिन्हित कर दिया था। इसके बाद से हम देखते हैं ब्रिटिश रूल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसमें हस्ताक्षर किए गए थे 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। मराठा साम्राज्य और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके प्रतिनिधियों के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 ईस्वी में। इसको समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया ने पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि करवाई थी। कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो चौथ और सरदेशमुखी जो है
ये संबंधित है मराठों की कराधान प्रणाली से। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग जो है वो वसूल किया जाता था। ये एक सैन्य कर था एक तरीके का, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूलते थे। सर देशमुखी, ये राज्य की आय का 1/10 भाग होता था। देशाइयों और देशमुखों का मुखिया सर देशमुख कहलाता था। शिवाजी अपने को वंशानुगत सर देशमुख ही मानते थे, इसीलिए ये कर वसूल करते थे। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत शिवाजी के द्वारा की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ये किस वंश के शासक थे? तो ये शासक थे मराठा वंश के। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राज्य के शासक थे। इनका संबंध भोसले वंश से था। इनके पिता का नाम साजी भोसले था और माता का नाम जो है जीजाबाई था। इनके संरक्षक थे दादोजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? बाजीराव फर्स्ट को माना जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नोन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिवाजी महाराज? तो इसे जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से, क्योंकि इसमें 8 मंत्री काम करते थे। वास्तविक संचालन जो होता था वो अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जिनका कार्य था राजा को परामर्श देना। इसलिए मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? तो विदेश मंत्री को दबीर या फिर सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के जो अष्टप्रधान हैं उसमें शामिल मंत्री कौन कौन से थे? पहले होते थे पेशवा या फिर प्रधानमंत्री, जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। वाक्याधीश अथवा मंत्री दरबार के कार्यवाहियों का विवरण देता था। ये अमात्य या फिर मजमुआदार, ये वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। सुरुनवीश अथवा सचिव, जिसे चिटनिस कहते हैं, ये राजकीय पत्र व्यवहार देखते थे। और दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सर ए नौबत, ये सेना मंत्री संगठन या रसद कार्य देखते थे। सदर या पंडित राव धार्मिक अनुदान विभाग के मुखिया थे। न्यायाधीश जो हैं ये राजा के बाद समस्त दीवानी और फौजदारी मामलों को देखते थे। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी? तो इसमें राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, जो मैसूर का शासक हुआ करता था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। टैगलाइन ध्यान में रखेंगे, टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। 1782 से 1799 तक उसने मैसूर पर शासन किया था। 1792 की जो संधि थी ये भी टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम से जुड़ी हुई है। किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि के साथ में। मैंगलोर की संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। मार्च 1784 में हुई थी ये संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। 7 दिसंबर 1782 में कोपोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन यूरोप के संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। इसलिए टीपू सुल्तान जो था इसने अंग्रेजों से 1784 में मैंगलोर की संधि कर ली थी। किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये संबंध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसने 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति हुई 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में। भारत में लोक सेवा में वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये टैगलाइन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासन था? तो वाडियर राजवंश का शासन मैसूर में था। 1399 से 1761 ईस्वी के मध्य में ये शासन था। वाडियर शासक कृष्ण राज वाडियर के समय में मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और फिर से 1799 ईस्वी में मैसूर पर वाडियर वंश का शासन स्थापित हो गया। 1947 में भारत में इसका विलय कर दिया गया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? मैसूर की राजधानी उस समय श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी
और 1799 में उसने अंग्रेजों के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया वो। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में वर्तमान कर्नाटक में स्थित जो बेंगलुरु है उसके निकट कोलार जिले के देवनहल्ली जगह पर हुआ था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जो हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1784 में हुई थी मंगलौर की संधि, जिसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की गई मुर्शिद कुली खान के द्वारा। 1717 के आसपास बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम बक्सर से संबंधित है, क्योंकि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और साथ में मीर कासिम जो कि 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था, उसके नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? तो ये जीता गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में मीर जाफ़र के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ये युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक जीत साबित हुआ, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता इसके बाद स्थापित हो गई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ये स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थित है। 20 जून 1756 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता, जिसे कोलकाता के नाम से जानते हैं, इन पर कब्जा कर लिया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी। किले का जब पतन हो गया उसके बाद फोर्ट के विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैद खाने में कैद कर दिया गया, जिसे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। 146 लोगों को कैद किए जाने की सूचना थी, जिसमें केवल 23 पुरुष जीवित थे। मीर मदान और मोहनलाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लासी के युद्ध से। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में स्थित है, वर्तमान में नदिया जिला भागीरथी नदी के किनारे पर है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना ने प्रासी नामक गांव में युद्ध किया था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ राय कर रहे थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। नवाब की सेना में फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी तथा सेना के 2 छोटे अधिकारी थे, मीर मदान और मोहनलाल। इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो ये कब्जा 1849 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश ने 1849 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ उसमें सिखों को हराने के बाद में पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया था। ये युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1849 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। पंजाब के जो सिख थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में लड़ा गया, जिसमें तोपों के युद्ध में सिखों की बुरी तरीके से हार हुई थी और पंजाब में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया, उसने 29 मार्च 1849 को एक घोषणा की कि संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। कौन अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसके सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल है और सबसे प्रमुख गुरुद्वारा भी है, जिसे दरबार साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। सिख साम्राज्य की स्थापना किस भारतीय शासन ने की थी? तो सिख साम्राज्य की स्थापना महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। सिख साम्राज्य या जिसे खालसा राज कहते हैं, इसका उदय हुआ था 19वीं सदी की पहली अर्ध शताब्दी में। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसका जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर इसका उदय होता है महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। और 1799 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर विजय अभियान करा था। उसके दौरान
इस समय इस साम्राज्य का विस्तार जो है वो पश्चिम में खैबर दर्रे यानी जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ से लेकर के पूर्व में पश्चिमी तिब्बत तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मिठानकोट तक। मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। वहाँ तक पूरा इसका साम्राज्य का विस्तार था। 1799 से लेकर के 1849 तक ये साम्राज्य जो है अस्तित्व में रहा था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में? लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये हस्ताक्षर ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के मध्य में किए गए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इस समय सिख साम्राज्य के शासक थे राजा दिलीप सिंह, 5 वर्ष की आयु, और एक अल्प वयस्क शासक थे ये, इनकी उम्र थी 5 वर्ष। इनकी संरक्षिका महारानी जिंदा कौर थी और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत लाहौर की संधि के द्वारा हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर था जनरल लॉर्ड हार्डिंग। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा इन्होंने की थी सबसे पहले। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपये बताया था। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट एज अ मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट? तो ये इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस प्रणाली को जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारी के बीच भूमि राजस्व को ठीक करने के लिए एक समझौता हुआ करता था। इससे पहले जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार है और उड़ीसा है, इसमें ये लागू किया गया था। बाद में उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी नीचे का क्षेत्र और जो वाराणसी जिला है वहाँ पर भी इसका पालन किया गया था। किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? तो ये प्रणाली जो है तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिना किसी बिचौलियों की भूमिका के रैयत से राजस्व को सीधे संग्रह किया जाता था। ये व्यवस्था 1792 में कर्नल अलेक्जेंडर रीड के द्वारा विकसित की गई थी और 1820 में मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर हुआ करते थे टॉमस मुनरो, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू हुई थी। भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। लगान जो होता था वो भूमि की उपज का वो भाग है जो मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए भूस्वामी को दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? किसानों को मालिकाना अधिकार दिया गया, जिसके तहत ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब कि कोई जमींदार वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। जो किसान थे वो डायरेक्ट कर देते थे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कारखाना अधिनियम जो है ये 1881 में आया था। भारत में औपनिवेशिक शासन काल जो चल रहा था उसके दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया 1881 में, और लॉर्ड रिपन यहाँ पर था 1880 से लेकर के 84 के बीच में। तो 81 में ये अधिनियम लेकर के आया था। इसके कुछ प्रावधान थे, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रावधान ये था कि ये अधिनियम उन कारखानों पर लागू होगा जहाँ श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कार्य करने का प्रतिबंध रहेगा। महीने में 4 दिन का अवकाश रहेगा। इस अधिनियम में कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे का आराम का प्रावधान दिया गया था और पहली बार अंग्रेजों ने मजदूरों की काम करने की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की थी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।